कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। पिछले दिनों कुछ बिंदुओं को स्पर्श करते हुए एक यात्रा वृत्तांत प्रारंभ हुआ और शुरुआत इससे हुई कि आज भी हम खुली हवा में श्वास लेते हैं तो सन 47 के पहले भी लेते थे। आज भी कई लोग जेलों के भीतर हैं तो सन 47 के पहले भी थे। आज भी कई लोगों के हाथों में हथकड़ी बेड़ियां हो सकती हैं तो पहले भी थी। पहले भी कई लोग आज़ाद थे, आज भी कई लोग आज़ाद हैं। लेकिन ऐसा क्या कि 47 के पहले आपको गुलाम माना जाता था और आज आपको आज़ाद माना जाता। जिन चिन्हों को देख करके गुलामी और आज़ादी परिचय प्राप्त करती है, उन चिन्हों में तो कोई ज़्यादा कोई अंतर समझ में नहीं आता। फिर ऐसा क्या है जिस कारण से आपको आज़ाद और उनको गुलाम कहा गया? कल इस बारे में एक प्रश्न छोड़ा था। प्रश्न को थोड़ा सा विश्लेषित किया था लेकिन समाधान नहीं किया था। शायद आप लोगों ने विश्लेषित कर लिया हो समाधान देने के लिए तैयार हों, क्योंकि आपके माथे पे सजे हुए वो पाग ये तो अवश्य कहते हैं, कह रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको जीवन में समाधान मिलने लग गया है। समाधान ना मिला हो तो माथे का बोझ ही इतना होता है कि दूसरे बोझ को उठाना संभव नहीं। और जो अपना माथा गुरुओं की सन्निधि में समाधान पाकर के हल्का बना लेते हैं, वही किसी एक संकल्प को लेकर के अपने माथे पर पाग पहन पाते हैं। नहीं तो इतनी तो सामर्थ्य आज इस इंसान में है ही नहीं कि माथे का बोझ भी उठा सके और पगड़ी का बोझ भी उठा सके। लेकिन तो इस प्रश्न का जब हम जवाब ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते इतने तक तो पहुंच गए कि बाहरी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आते हुए भी शायद कुछ भीतरी परिस्थितियों का अंतर होगा। तब तो जाकर के 47 के पहले ये भारत गुलाम माना जाता था और आज जाके आज़ाद माने जाने लगे। तो किस चीज़ को लेकर के? क्या पहले यहाँ पर उत्पादन नहीं होता था? क्या पहले यहाँ पर तकनीकी या टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था? क्या विज्ञान उस समय अपने आप को अज्ञान के काले बादलों से घिरा पाता था? ऐसी कौन सी चीज़ थी? तो जहाँ तक तकनीकी, विज्ञान और उत्पादन की बात है, आप शायद जान करके ये अभी तक मानते रहे होंगे कि आज़ाद भारत तकनीकी के क्षेत्र में बहुत विकसित हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया, उत्पादन बढ़ चढ़ कर के होने लग गया। और शायद इसको बढ़ाने में अंग्रेज़ों का जो सुशासन था उसमें कारण बन गया। ऐसे कई लोगों के माथे पे ये बात चढ़ कर के बोलती है। और बच्चों को भी शायद आधुनिक शिक्षा ने बहुत कुछ इसी रूप में भ्रम पैदा किया है। लेकिन आप जान कर के हैरान होंगे कि आज से 150-200 वर्ष पूर्व भारत की जो माली हालत थी, वो मात्र सोने की चिड़िया सिर्फ इसीलिए नहीं मानी जाती थी कि यहाँ पर चिड़ियों के सुनहरे पंख हुआ करते थे। जैसे एक देश है न्यूजीलैंड, उसको आप अपनी भाषा में कीवी भी बोलते हैं। क्यों? वहाँ पर कीवी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को आप कंगारू बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर कंगारू पाए जाते हैं। ऐसी कोई हमारे यहाँ सोनपरी नाम की कोई सोने की चिड़िया होती होगी, इस कारण से भारत को सोने की चिड़िया कह दिया गया? नहीं।
किसी वाशिंदे के कारण यहाँ पर या किसी परिंदे के कारण सोने की चिड़िया नहीं कहा गया, लेकिन कि भावनाओं में भी, विविधताओं में भी और संपन्नताओं में भी सोना बरसता था। फावड़े के माध्यम से जैसे तुम गिट्टी और मसाला एक तरफ समेटते हो, ऐसे गोदामों में सोने को फावड़े के माध्यम से घसीटा जाता था, क्योंकि इतने बड़े बड़े लॉकर थे ही नहीं कि तुम्हारे सोने की वो तादाद को और जागीर को लॉकर में बंद करने लायक समझा। फावड़े के माध्यम से जैसे अनाज के ढेर लगे रहते हैं, उस समय आपके यहाँ सोने के और मोहरों के ढेर लगा रखते हैं। और जहाँ तक उत्पादन की बात है, जिस कपड़े को तुम आज ये मान के चलते हो कि यदि पावर मिलें नहीं आई होती तो शायद भारत में इतना जो जनसंख्या वाला देश है, इसको कपड़े की आपूर्ति करना संभव नहीं था। लेकिन आप जान के हैरान होंगे, प्रति वर्ष 1,30,000 मीटर कपड़े का निर्यात भारत से विदेश में किया जाता था। 1,30,000 मीटर कपड़ा निर्यात होता था भारत से विदेश की ओर। आप समझते हैं कि वहाँ से कपड़ा आया और फिर कुछ स्वदेशी आंदोलन चलाने वालों ने विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया और आगजनी कराई, ये तो बहुत बात की घटना है। इसके पहले तो फिर रही बात और अन्य चीज़ों के उत्पादन की, इस स्टेनलेस स्टील को आज आप अपने घर में सबसे अच्छे बर्तन के रूप में जानते हो। ये स्टेनलेस स्टील बनाने की कला शायद अंग्रेज़ों के आने के बाद आ गई, ऐसा मानते हो। आपको तो इस चीज़ का प्रमाण स्वयं मिल जाएगा जब दिल्ली में मेहरौली का स्तंभ जो है, जो 1000 वर्ष पूर्व बना हुआ है, वो स्टेनलेस स्टील से ही बना हुआ है। इसका मतलब जंग रहित लोहा बनाने की विधा भारत में पहले से थी। अन्य देशों ने भारत से सीख ली हो तो उनकी अपने आप में भलमनसाहत है, बाकी भारत किसी भी चीज़ में कंगाल नहीं था। अब कोई ये सोच सकता है कि भारत में जो चिकित्सा पद्धति है वो शायद अविकसित रही होगी, और ये तो पक्की बात है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से आज बड़े बड़े रोगों के निदान भी होते हैं, तो उनके इलाज भी होते हैं, ऐसा मानते हैं ना। और जहाँ तक शल्य चिकित्सा की बात है, जिसको आप सर्जरी बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं, वो तो शायद विदेश से ही भारत में आया, जो कि पहले तो यहाँ के लोग सिर्फ आयुर्वेद के माध्यम से दवा दारू करा करके और लेप इत्यादि लगा करके मात्र चिकित्सा कराते होंगे। ये भी आप बहुत बड़ी भूल में हैं। भारत में ही शल्य चिकित्सा का आविष्कार सबसे पहले हुआ था, और शल्य चिकित्सा के जो आविष्कारक माने जाते हैं, जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, वो सुश्रुत कहीं और के नहीं, भारत के ही एक ऋषि थे। और शल्य चिकित्सा की जहाँ तक बात है, शल्य चिकित्सा के जितने भी औजार हैं, वो औजार सबसे पहले भारत में निर्मित हुए। किस प्रकार की डिजाइन उनको करना है, किस प्रकार के उनके सामग्री के माध्यम से उनका निर्माण करना है, ये सब भारत में ही विकसित हुआ। और जब भारत से विकसित होकर के यहाँ की चीज़ से कुछ अन्य देश के लोग प्रभावित हुए, तो वहाँ जाकर के उसको और विकसित कराए। और इस चीज़ का प्रमाण यदि आपको चाहिए हो, तो इस चीज़ का प्रमाण कहीं और ढूंढने के जाने की आवश्यकता नहीं। जब ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको ब्रिटिश संसद बोला जाता है, ऐसे हाउस ऑफ कॉमन्स में जब ये चर्चा चली कि आज भारत जितना संपन्न हुआ है, ये बात आज़ादी के पहले की है, कि आज जब भारत इतना संपन्न हुआ है, इस संपन्नता में और शिक्षित होने में ब्रिटिशर्स का हाथ है, ब्रिटेन के लोगों का हाथ है। तो इस बात को कुछ लोग नागवारा महसूस किए। और जब ये वाली बात भारत में, जब एक राउंड टेबल समिट हुआ, यानी कि गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज सम्मेलन समझते हैं आप? एक मेज होती है गोल, उसके चारों तरफ लोग बैठ जाते हैं, जिसको शिखर वार्ता भी बोलते हैं, राउंड टेबल समिट भी बोलते हैं, गोल मेज सम्मेलन भी बोलते हैं। उस वक्त एक बात किसी अंग्रेज ने कही कि भारत में आज जिसकी शिक्षा व्यवस्था विकसित हुई है, वो सारी हम लोगों की देन है। तो उस समय उस सम्मेलन में गांधी जी भी बैठे हुए थे।
तो गांधी जी ने कहा कि ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारा भारत शिक्षित भी था, संपन्न भी था और संस्कारित भी था। तो उनसे पूछा कि आपके पास कौन सा प्रमाण है जो आप इस इतनी बड़ी बात को भी बिना प्रमाण के आप बोल रहे हैं, कोई प्रमाण बताइए। अब उस समय प्रमाण के रूप में सिर्फ दस्तावेज मान्य होते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इतना बड़ा फितूर फैला रखा था। अब दस्तावेज अचानक कैसे ले आए, किसको मालूम था कि तुम यहाँ पर कौन सी बात करने जा रहे हो, ताकि उसके प्रमाण के रूप में दस्तावेज हम कलेक्ट कर लेते। और दस्तावेज उसके पास, गांधी जी के पास उस वक्त थे भी नहीं। पहली बार गांधी जी को किसी शिखर वार्ता में फजीती महसूस हुई। नहीं है तो गांधी जी की प्रतिभा किसी भी सम्मेलन में पहुंचे, सारे सम्मेलन के सदस्यों के लिए एक नायाब तोहफा के रूप में सामने आती थी। लेकिन पहली बार उस वक्त प्रमाण के अभाव में गांधी जी को ये फजीती अनुभव हुई कि आखिरकार ये जो कह रहे हैं मैं उसको पुरजोर तरीके से डिनाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस वक्त गांधी जी के एक करीबी उनके शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम है धर्मपाल, प्रोफेसर धर्मपाल। उनने जब ये वाली बात सुनी और गांधी जी ने उनको विशेष बुला करके कहा कि आज पहली बार मेरी तौहीन नहीं हुई है, भारतीय संस्कृति की तौहीन हुई है। और इतनी सुदृढ़ और समृद्ध भारतीय संस्कृति यदि दस्तावेज और प्रमाण के अभाव में यदि इन अंग्रेजों की मुंह की खाती है, तो फिर हमारे लिए प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे। वो प्रमाण ये तभी मानेंगे जब भारतीय विद्वानों के नहीं, ब्रिटिश विद्वानों के और वहाँ की लाइब्रेरियों के दस्तावेज हम इनके सामने लाके प्रस्तुत करें। तो प्रोफेसर धर्मपाल जो गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली कि मैं अब पर्याप्त प्रमाण लेकर ही भारत लौटूंगा। और प्रमाण इकट्ठे करने के लिए वो ब्रिटेन और जर्मनी तक गए। और ब्रिटिश लाइब्रेरीज में जब उन्होंने ये जांचने की कोशिश की, आप लोग सुन रहे हैं ना, आपके अतीत गौरवमयी इतिहास को मैं बताने जा रहा हूँ, जिस इतिहास को भूल करके शायद आपके माथे पे खिली हुई पगड़ियाँ आज आपको इस आज़ाद भारत में श्वास लेने लायक तो बनाती हैं, लेकिन उस गुलाम भारत में लोग श्वास तो लेते थे लेकिन खुदगर्जी की कम, गुलामी की ज़्यादा। हम उसी चीज़ को यहाँ पर बताने का और खोजने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से ये वाली बात शुरू हुई है, पता नहीं कब तक चलेगी, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन ये राष्ट्र धर्म की बात भी चलती रहेगी और जिन धर्म की बात भी चलती रहेगी। और बीच में राष्ट्र धर्म और जिन धर्म को बुलाने वाली जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जिसको आप नकली बुद्धि के नाम से पिछले 2 दिनों से जानने लग गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहो अथवा नकली बुद्धि कहो, पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन नकली बुद्धि आपको नागवारा होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को आप बहुत थैंक्स मान करके आप स्वीकार करते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो धर्मपाल ने ये वाली बात को जिम्मेदारी के तौर पर लेकर के निकल गए विदेश। 40 वर्षों तक, बहुत बड़ी बात होती है, 40 वर्ष उन्होंने इस चीज़ में निकाले कि आज जो भारत जिस भी रूप में संपन्न या शिक्षित दिखता है, वो तो शिक्षित और संपन्न दशा को धराशायी करने का परिणाम है। इससे भी ज़्यादा संपन्न और शिक्षित और वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्ट भारत था जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तब, और अंग्रेजों के आने के बाद भी था। लेकिन धीरे 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 करते करते जो भारतीयों पर एक दंश भेजते चले गए अंग्रेज, और इस गौरवमयी वंश में रहने वाले भारतीय भी अपने आप को दीनहीन मानने लग गए। आज तो आपके लिए ये जो कलगियां सजी हैं, ये किसी एक संकल्प के कारण सजी हैं। आप लोग धोती पहन करके बैठे इसलिए नहीं, सबको पहन करके आना है। सबने संकल्प लिया है। संकल्प पत्र भरने का नाम संकल्प नहीं मान रहा मैं। सबने संकल्प लिया है कि गुरुदेव के उस संकल्प को हम, जो गुरुदेव आकर के हम याद दिला गए थे, उसको हम, जितने हम गुरुदेव को अपने हृदय में जीवंत रखे हैं, उतने अपने संकल्प को अपने हृदय में जीवंत रखें। इस बात को हमें याद रखें।
तो बस हुआ ऐसा, 40 वर्ष उन्होंने निकाले, और 40 वर्ष निकालने के पश्चात, इस 40 वर्ष निकालने में उन्होंने अपने जीवन के वो समय गुजारे जो किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक के बीच का समय होता है। इस बीच में उनके लिए जब जर्मनी में वहाँ की लाइब्रेरी से दस्तावेज कलेक्ट करने की बात आई, तो एक जर्मन महिला जो इस बात में सपोर्ट कर रही थी और भारतीय संस्कारों से सुसज्जित थी, उससे उनको विवाह भी करना पड़ा, क्योंकि उसके बगैर वहाँ की लाइब्रेरी में जाकर के और आपको दस्तावेज निकालना आसान नहीं था। और इन 40 वर्षों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 60,000 पन्ने प्रमाण, ऐसे सशक्त दस्तावेज वो भारत के बाहर से लेकर के लौटे, जिसमें भारत की गौरवशाली अतीत परंपरा को, जो स्वर्णिम परंपरा थी और विश्वगुरु पहचानने में मील का पत्थर साबित होती थी, वो प्रमाण के रूप में लेकर के आए। और उन दस्तावेजों को इकट्ठा करके 10 वॉल्यूम में उन्होंने वो पुस्तकें लिखी हैं, जिन पुस्तकों में से 2 पुस्तकों का जिक्र तो पूज्य गुरुदेव भी कई बार किया करते थे। एक रमणीय वृक्ष करके जो हिंदी में है और इंग्लिश में ब्यूटीफुल ट्री करके, और दूसरी पुस्तक का नाम 18वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा और तंत्र, विज्ञान और तंत्र, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी इन इंडिया, इन भारत। ऐसी 2 पुस्तकों का जिक्र कई बार गुरुदेव किया करते। उन पुस्तकों को आपको पढ़ना इसलिए अनिवार्य है कि जिन इतिहास को नहीं जानने के कारण आज आधुनिक शिक्षा आपके माथे पर हावी है, और शिक्षा हावी हो तो कोई बात नहीं, वो भाषा भी आपके ऊपर हावी है, जिस भाषा में पढ़ने के लिए आप अपने बच्चों को अपने घर से दूर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।